हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल कानसली। सो गाइज, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट दिसंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर, जिसका पार्ट 1 हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। सो आज स्टार्ट करेंगे पार्ट 2। सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है रिफ्लेक्टिव लर्नर्स हैं, जो रिफ्लेक्शन होता है टीचिंग को लेके या किसी भी अंडरस्टैंडिंग को लेके, उससे रिलेटेड है कि फॉर क्लासरूम डिस्कशन सेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन इनकरेजिंग रिफ्लेक्शन अमंगस्ट लर्नर्स। यानी कि जो लर्नर है, जो सीख रहा है, ठीक है, उसके अंदर हम क्या ऐसी चीज़ें यूज़ करें जिससे वो बहुत ज़्यादा इनकरेज हो जाए। ठीक है, तो चिंतन को बढ़ाना, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, चिंतन के लेवल को या थिंकिंग को कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो अब थिंकिंग मैंने बोल दिया है, ठीक है, ऑलरेडी। रिफ्लेक्शन का मतलब थिंकिंग, तो इस जहाँ पे भी थिंकिंग आ रहा है वही आपका आंसर है कि थिंक, पेयर एंड शेयर सेशन। यानी कि थिंक करना, सोचना, ठीक है, उसके जैसा पेयरिंग करना एंड दूसरों के साथ शेयर करना, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो सेकेंड इसका आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है गाइस कि बिहेवियरिज्म से है, व्यवहारवाद से है। सो इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि स्ट्रेंथ ऑफ बिहेवियरिज्म एज लर्निंग थ्योरी। यानी कि जो इसका क्वेश्चन अगर सिंपली देखें कि जो बिहेवियरिज्म है उसकी क्वालिटीज़ क्या है या उसकी क्या स्ट्रेंथ है, और लर्निंग की थ्योरीज में बिहेवियरिज्म की क्या इम्पोर्टेंस है, ये क्वेश्चन है। तो इसका देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन दिए हैं। इसका ऑप्शन दिया है कि इट प्रोवाइड क्लियर प्रेडिक्शन। ठीक है, कि प्रेडिक्शन का मतलब क्या होता है, हम पहले से बता सकते हैं कि अगर एक बच्चा 5 से 6 घंटे स्टडी कर रहा है डेली 1 ईयर तक, तो हम कह सकते हैं हाँ, इसका कहीं भी सिलेक्शन हो जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है तो हम कहते हैं ये 100% ये सफल हो जाएगा। तो हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं, ठीक है, कि क्या हम बिहेवियरिज्म का जो रोल है, व्यवहारवाद, किसी के व्यवहार को देख के क्या हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो 100% ए इसका ए जरूर होगा। एंड इट हैज़ रियल लाइफ एप्लीकेशन। क्या ये रियल लाइफ एप्लीकेशन में अप्लाई होता है। इट इज़ टू डिटर्मिनिस्टिक और इट हैज़ रिडक्शनल अप्रोच एंड इट एम्फसिस ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट। तो अब यहाँ पे हमें इन ऑप्शन को देखना है और इसमें से ये देखना है कि क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, तो वही प्रोसेस हम यहाँ एलिमिनेट करेंगे कि क्या नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले ए ऑप्शन तो 100% होगा। जहाँ पे भी हम अभी अपना आंसर करेंगे तो देखेंगे कि ए जरूर होना चाहिए आंसर में। बी, इट हैज़ रियल लाइफ एप्लीकेशन। यानी कि व्यवहारवाद क्या है कि हमें जब कोई स्टिमुलेट मिलता है तो उसके प्रति हम क्या देते हैं, अपना रिस्पॉन्स देते हैं, यानी उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया देते हैं। तो व्यवहारवाद को हम जिंदगी के वास्तविक अनुभवों में भी प्रयोग करते हैं। जैसे फादर अगर घर पे आते हैं तो बाइक की आवाज़ से या गाड़ी की आवाज़ से बच्चा पढ़ने बैठ जाता, तो ये क्या है, व्यवहारवाद है। एसआर थ्योरी इसको इसी को बोल सकते हैं आप, एसआर थ्योरी। तो इसमें हम रियल लाइफ एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं, तो ऑफ कोर्स वी कैन यूज़ रियल लाइफ एप्लीकेशन, तो बी जरूर होगा। इट इज़ टू डिटर्मिनेटिक। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेटिक नहीं होता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, तो सी नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखनी है। एंड इट हैज़ रिडक्शनल अप्रोच। ठीक, तो इसकी अप्रोच रिडक्शनिस्ट नहीं होती है, क्योंकि इसकी अप्रोच कैसी होती है, एप्लीकेशन बेस्ड होती है, तो डी भी नहीं हो सकता है। एंड ई, इट एम्फसिस ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट। ठीक है, क्या हम ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट कर सकते हैं व्यवहारवाद के द्वारा। जैसे अगर मैं आपको रोज क्लास देती हूँ, रोज क्लास देने से क्या होगा कि आपकी लर्निंग बढ़ सकती है, तो हम इसको मापन कर सकते हैं, इसको मेजरमेंट कर सकते हैं, ऑफकोर्स बी कैन। तो ई भी इसका आंसर होगा। अब हम देखते हैं कि अब हम इसका जब आंसर करेंगे तो ए और बी और ई तो होगा ही, लेकिन सी और डी नहीं होंगे। ठीक है, तो सी इसमें आ रहा है, सी नहीं होगा। ठीक है, सी इसमें आ रहा है तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। एंड सी इसमें आ रहा है तो सी ये भी नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर क्या होगा, ए बी ई। तो अगर हमें ये पता चल जाता कि सी, देखिए कितना सिंपल है कि इट इज टू रिडक्शनिस्ट, सॉरी, इट इज टू डिटर्मिनिस्टिक, यानी कि बहुत ज्यादा डिटर्मिनेटिव, तो ये मैंने आपका नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नहीं होता है, एवरेज कह सकते हैं, तो सी नहीं हो सकता है। तो सी जहां जहां आ रहा है उसको आप हटा दीजिए, तो हमारा आंसर ऑलरेडी क्या हो जाएगा, ए और बी। तो इस तरह से एलिमिनेट चीज का यूज करते हुए आप अपने क्वेश्चन आंसर को कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं ये बार बार आपको नहीं बताऊंगी, इस तरह से आपको खुद से भी करना सीखना है। ठीक है, आगे के लिए अब बस हम आगे मैं अब क्वेश्चन आंसर
आंसर करूंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, द करेक्ट सीक्वेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, इन इंडिया इज रिफ्लेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हमारे यहाँ जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी का विकास हुआ शैक्षिक तकनीकी का, वो कैसे हुआ, ठीक है। अब हमारे यहाँ हुआ या चाहे कहीं पे भी हुआ, उसका प्रोसेस डेवलपमेंट का एक ही है, तो क्या डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। तो अब हमें इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले क्या देखना है, वही एलिमिनेट प्रोसेस की जो वीडियो एड्स हैं, तो वीडियो एड्स तो बहुत पहले आया था कि ऑडियो वीडियो तो हम बहुत लोग बहुत पहले सुनने लगे थे, तो इसका आंसर बी नहीं हो सकता था, ठीक है। अब आईसीटी का जो यूज करते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये क्या है, एक नया कंसेप्ट है एजुकेशन में, तो ऑफ कोर्स इसका आंसर इन्हीं में से कोई हो सकता है, ठीक है। तो आईसीटी सपोर्टेड एड्स और आईसीटी एड्स एक सिंपल टर्म है, ठीक है, और सपोर्टेड यानी कि वो डिवाइसेस जिनका हम यूज करते हैं। सो ऑडियो एड्स, अब देखिए ऑडियो हो सकता है, सो ऑडियो एंड वीडियो, तो ऑडियो के बाद वीडियो आया, वीडियो के बाद ऑडियो विजुअल आया, देन आईसीटी आया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑडियो और विजुअल यहाँ पे पहले दे दिया है, तो इसलिए ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, और जो सही आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा कि ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद है, अ टीचर intend to conduct remedial classes for same student who are not responding satisfactorily, which type of evaluation she or he would undertake for choosing student for her his remedial classes। तो remedial teaching क्या होता है, या remedial classes क्या होते हैं, ठीक है। रेमेडी का मतलब क्या होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, आपकी प्रॉब्लम को डायग्नोस करता है, डायग्नोस करने के बाद आपको रेमेडी देता है, यानी कि हिंदी में बोलते हैं उपचारात्मक कक्षाएं या उपचारात्मक मूल्यांकन या उपचारात्मक क्लासेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेमेडियल क्लासेस है, ठीक है, तो ये इसका रिलेशन किसके साथ है, इसको हम जब तक डायग्नोस नहीं करेंगे, यानी कि आप किसी का उपचार कब करोगे, जब उसकी बीमारी पता होगी। तो रेमेडियल क्लासेस में हम कौन सा इवैल्यूएशन करते हैं, डायग्नोस्टिक करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिए, रेमेडी की बात आई तो डायग्नोस, जब भी डायग्नोस करेंगे तब रेमेडी होगा, जब रेमेडी होगा तब डायग्नोस होगा, ठीक है। समेटिव आपको पता ही है कि सबसे एंड में किया जाता है, ठीक है। पोर्टफोलियो असेसमेंट एक डिफरेंट टॉपिक है, यहाँ कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन किसी की स्किल्स को जान के हम करते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन 9 आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। अब आपका काम क्या है कि आप ये समेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, असेसमेंट ऑफ पोर्टफोलियोज क्या होता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन क्या होता है, ये भी आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, गिवन बिलो आर 2 सेट्स इन विच सेट 1 प्रोवाइड द 5 स्टेप ऑफ मॉरिसन टीचिंग मॉडल, ठीक है। तो टीचिंग के मॉडल से क्वेश्चन है कि मॉरिसन का जो टीचिंग मॉडल था उसके एक तरफ यहाँ पे 5 सेट दिए हुए और दूसरी तरफ हमें उसके डिस्क्रिप्शन के स्टेप से मैच करना है। अब जिन लोगों ने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है, उनको नहीं आता है, उनके लिए ये इस तरह के जो क्वेश्चन है वो एक तरह से वरदान है। आपको क्या करना है, आपको सही आंसर जानने के बाद इसको लर्न कर जाना है कि यहाँ पे इन एसिमुलेशन मतलब प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, तो इसका जो भी यहाँ पे आंसर आएगा वो ही आपको लर्न करना है, ठीक है। अब हम इस पे देखते हैं कि प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन, मान लीजिए आप एग्जाम में हैं और आपने ये नहीं पढ़ा है और आपको ये क्वेश्चन करना है, तो अब आप इसे कैसे करेंगे। तब अब आप यहाँ पे ये देखेंगे कि इन 5 वर्ड्स में से ऐसा कौन सा वर्ड है जो मुझे थोड़ा बहुत भी आता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि जो प्रेजेंटेशन वर्ड है, यानी कि प्रस्तुतिकरण जो वर्ड है, ठीक है, तो प्रस्तुतिकरण वर्ड मोस्टली लोगों को आता ही आता है, ठीक है। तो किसी के सामने कोई चीज प्रस्तुति करना, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या हो सकता है, तो हम इस तरह से यहाँ पे इन चीजों को ढूंढते हैं। तो एक्सप्लोरेशन क्या होता है, ठीक है, चीजों को एक्सप्लोर करना। तो एक्सप्लोर करने का, अगर किसी को लगता है कि उसको एक्सप्लोर के बारे में उसने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो वो बता सकता है, ठीक है। तो ये एज इट इज वहां से आप पढ़ सकते हैं। बेसिकली प्रेजेंटेशन को अगर हम देखते हैं, आस्क ए स्टूडेंट टू प्रेजेंट देयर एक्वायर्ड आइडियाज, सो इसके अगर आंसर को देखेंगे तो ए का यहाँ पे होगा 3rd। एक्सप्लोरेशन का मतलब है कि जो भी हमारा प्रीवियस टास्क था उससे रिलेटेड जो बिहेवियर है स्टूडेंट का उसको एक्सप्लोर करना। बी प्रेजेंटेशन, इसका आंसर होगा हमारा बी का होगा 5th यहाँ पे प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं कि हम किस तरह की थीम को ले रहे हैं डिस्कशन के लिए, ठीक है। तो डिस्कशन क्या करेंगे, डिस्कशन का मतलब है यहाँ पे थीम को बताना, डिस्कस करना, तो प्रेजेंट करना, ठीक है। इसी तरह से सी है एसिमुलेशन। तो एसिमुलेशन का यहाँ पे हो जाएगा 2nd की हेल्पिंग स्टूडेंट टू रिलेट प्रेजेंट मटेरियल टू देयर
इंटरनल सेल्फ। ठीक है, तो एसिमिलेशन, अब जैसे अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी आता था तो भी आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। जैसे एसिमिलेट, एसिमिलेट का मतलब होता है आत्मसातीकरण, यानी कि हम किसी चीज को खुद से समझते हैं। तो सेकंड में क्या दिया है, इंटरनल सेल्फ, यानी कि खुद को किसी चीज से समझना। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में हो जाएगा आपका 1 कि किस तरह से हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं विदाउट हेल्प ऑफ टीचर। एंड रिएक्शन, इस तरह से अब इस क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्लानिंग इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इन सर्विस को अगर हम प्लान कर रहे हैं तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ध्यान रखें तो हमें इसमें से क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है। ठीक है, कि क्या बहुत इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ पे देखते हैं, ए है, क्या कह रहा है, मेकिंग इन सर्विस टीचिंग लर्निंग सिस्टम एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचर प्रिपरेशन। ठीक है, तो जब टीचर बनने के लिए आपको प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, उसी समय हम इन सर्विस को यहाँ पे इस तरह का सिस्टम बनाएं कि दोनों मिलके काम करें, इन सर्विस एंड आपका प्री सर्विस, दोनों को मिलके। तो ऑफकोर्स ए आंसर हो जाएगा। एंड बी है, फोकसिंग ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए, यानी कि मानव की क्षमताओं का विकास करना चाहिए। एंड सी कह रहा है, इन्हांसिंग फाइनेंशियल बजट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। अब देखिए, ये वैसे सही हो जाता, लेकिन हमसे क्या पूछा गया कि हमें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ध्यान को रखना है। तो हमारे पास फाइनेंशियल बजट वैसे ही कम होता है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसको सही नहीं मान सकते। वैसे हो सकता है तो इसको सही मान भी लेते, बट यहाँ पे इसको हम सही नहीं मानेंगे। डी पार्ट कह रहा है, इंक्रीजिंग द ड्यूरेशन ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, कि हम क्या करें कि इन सर्विस के ड्यूरेशन को बढ़ा दें, या एम्फेसिस ऑन बिल्डिंग कमिटमेंट एंड कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ टीचर्स। जो टीचर है उनका कॉन्फिडेंस लेवल, तो जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल है उसको बढ़ाएं और कोशिश करें कि कमिटमेंट, कि उनके अंदर कमिटमेंट एंड कॉन्फिडेंस दोनों ही चीज़ें की डेवलप ज़्यादा हो सकें। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें ये चूज करना है कि ऑप्शन में देखना पड़ेगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, सो ए इसमें है। ठीक है, ए इसमें है। इसके बाद बी ऑल्सो करेक्ट, कि फोकसिंग ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इन सर्विस की बात करें। आप टीचर बन गए हैं और टीचर बनने के बाद हमें रिसोर्सेज को, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो बी ऑल्सो करेक्ट। अब हमारे पास ऑप्शन है कि ये डी तो नहीं हो सकता, एंड हमारे पास हमें चूज करना है यहाँ पे सी और ई में कि ये एक या 3 में से कोई एक आंसर होगा। तो सी और ई में से क्या सही है, इनहैंसिंग फाइनेंशियल बजट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा सही है, या टीचर का हमें कमिटमेंट और कॉन्फिडेंस दोनों ज़्यादा बढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए। तो ऑफकोर्स जो इसका आंसर होना चाहिए वो थर्ड होना चाहिए, क्योंकि हमें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, थर्ड ही है, कि हम यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर या बजट को नहीं बढ़ाएंगे, हम इससे अच्छा है कि टीचर का कॉन्फिडेंस बढ़ा दें। देखो, इससे 2 फायदे, पैसा भी बच गया और टीचर का यहाँ पे कमिटमेंट और कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया। ठीक है, अगर ये बात आउट ऑफ इंडिया कॉन्टेक्स्ट होती, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, तो हम यहाँ पे बजट और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेते और कॉन्फिडेंस और बिल्डिंग को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो इस तरह से क्वेश्चन में हमें माइनर बातों पे भी ध्यान देना होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिलॉसफी के। व्हाट इज द नियरेस्ट कोर्स टू आत्मा अकॉर्डिंग टू वेदांता फिलॉसफी, कि वेदांत फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जो आत्मा का सबसे नियरेस्ट कोर्स क्या होता है। ठीक है, अब देखिए, इस क्वेश्चन में लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है, तो मैं इसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मान लीजिए ये है हमारा बॉडी, सो ये है गाइज हमारा बॉडी। ठीक है, जो हमारा आउटर पार्ट है, एक्सटर्नल पार्ट क्या है हमारा यहाँ पे, आत्मा। तो ये जो बॉडी है इसके ऊपर कवरिंग होती है, यानी कि ये जो आत्मा है इस आत्मा के ऊपर क्या होती है, कवरिंग होती है। और जो ये कवरिंग होती है, कि जैसे हमने एक बीज होता है जो ना, बीज के ऊपर एक कवर होता है। ठीक है, आप खोलेंगे, जैसे अखरोट है तो उसको आप खोलते हैं तो उसके अंदर बीज निकलता है। इसी तरह से आत्मा के ऊपर अलग अलग तरह के कोश हैं। तो कोश की जो कवरिंग है, जैसे शरीर है तो शरीर ने क्या कर रखा है कि हमारी आत्मा को ढक रखा है। इसी तरह से इनको
कवरिंग को हम बोलते हैं कोश। तो ये जो कंसेप्ट है ये कोश का है। तो इस तरह से वेदांत फिलॉसफी में ये 5 तरह के कोश माने गए हैं। तो जब हमारी आत्मा इस कोश, इस कवरिंग से, ये जितनी कवरिंग है, इन कवरिंग से जब फ्री हो जाती है, एकदम से बाहर आ जाएगी, तो जब बाहर आती है तो उसको हम बोलते हैं कि अब हमारी जो आत्मा है वो कैसी होगी, फ्री हो गई। यानी कि आत्मा इस बॉडी से कहाँ आ गई, बाहर आ गई। तो बाहर जब आई तब ये क्या हुआ कि ये फ्री फॉर्म में है। अब जब ये फ्री हो गई तो इस शरीर के ऊपर जो कवर चढ़े हुए हैं, इसमें से सबसे पहला जो कवर होता है वो कवर कौन सा होता है, हमारा प्राणमय कोश। और सबसे जो बाद में होता है वो होता है आनंदमय। यानी कि अगर हम इस बॉडी को देखें तो ये क्या है, ये स्थूल होता है, कंक्रीट है। तो ये फ्लैश से बना है, मांस से बना हुआ है, ठीक है, हड्डियों से बना हुआ स्ट्रक्चर है। तो ये क्या है, ये सबसे बाहरी कवर होता है। इसी तरह से जब आप अंदर चलते चले जाएंगे तो सबसे जो अंत में कोश आता है आत्मा के पास, वो कौन सा कोश होता है, आनंदमय कोश होता है। तो जब इस शरीर से आत्मा मुक्त होती है तो किस कोश के पास पहुंचती है, आनंदमय कोश के पास पहुंचती है। तो ये कंसेप्ट होता है कोश का, ठीक है। सो इस तरह से इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका, आनंदमय कोश। अगर ये पूछा जाता कि आत्मा के ऊपर सबसे पहला कवर किसका होता है, कौन सा कोश आत्मा के ऊपर चढ़ा है पहला, तो ठीक है, वो आत्मा को सबसे ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है उससे निकलने के लिए, तो वो प्राण में है। लेकिन आत्मा सबसे ज्यादा नियरेस्ट किसके है, ठीक है, नियरेस्ट कोश टू आत्मन, तो नियरेस्ट हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आनंदमय कोश हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।